सिंपल सी बात, सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग, ठीक है जी। लिक्विड से गैस बनना बॉइलिंग, गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस सप्लीमेशन होता है। लेकिन जो स्टूडेंट गलती करते हैं कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड जो है ये सप्लीमेशन नहीं बल्कि डिपोजिशन होता है। किन किन में होता है डिपोजिशन? आयोडीन है, कैम्फोर है, नेफ्थेलीन है, ठीक है जी। इन सब चीज़ों में डिपोजिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। याद रहें, इन सब में डिपोजिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, डिपोजिशन और सप्लीमेशन। पूछो, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉयल्स लॉ। कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। 5 टोटल लॉज हैं हमारे गैस के पोर्शन में। अब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का ग्राफ कर्व होगा, लेकिन अगर आप पैराबोला, ठीक है, अगर प्रेशर और 1/वॉल्यूम का ग्राफ बना लोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि हम कहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर और किस लॉ में कांस्टेंट होता है? एक प्रोसेस होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, इसलिए कहा जाता है बॉयल्स लॉ एंड आइसोथर्मल्स आर एनालॉगीज। ओके डियर, अब मैथमेटिकली ये क्वेश्चन बहुत है, मैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। वहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेशर का जो यूनिट है एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऐसा यूनिट 760 टॉर के इक्वल भी होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के इक्वल भी होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल होता है, और 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर भी होता है। अब देखो, बड़ी दिलचस्प बात है, P1 V1 हम कहते हैं इक्वल टू P2 V2। एग्जाम में NET के टेस्ट में न्यूमेरिकल आया था, प्रेशर 1 दिया था 380 टॉर, V1 दिया था 22.4 dm3, P2 कहा था 1 एटमॉस्फेयर और V2 निकाले। वेल, ये टॉर में, ये एटमॉस्फेयर में, तो बड़ा आसान है, इसको हम 760 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हाफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, 0.5 या हाफ। तो देखो, फार्मूले से तो हम कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक से और आसान है। प्रेशर हाफ से 1 हो रहा है, यानी कि देखा जाए तो प्रेशर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। जब भी प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम क्या होगी? हाफ होती है। तो 22.4 का हाफ आंसर हो जाएगा आपका 11.2 dm3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बच्चों, प्रेशर 1 बराबर है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और वॉल्यूम 1 बराबर है 22.4 dm3। तो आपसे पूछ रहे हैं प्रेशर 2 अगर 147 पर स्क्वायर इंच है तो वॉल्यूम कितना? वेल, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। 14.7 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है? 147। प्रेशर अगर 10 टाइम्स बढ़ा दो तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम क्या होगा? 10 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है, 10 टाइम्स कम हो जाएगा। प्रेशर 10 टाइम बढ़ाओ तो वॉल्यूम 10 टाइम्स कम हो जाएगा। वॉल्यूम अभी कितना है? 22.4। 10 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर 2.24 dm3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। वैसे 14.7 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ कोर्स प्रेशर का यूनिट है, और बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के, ठीक है। देखो, एटमॉस्फेयर तो प्रेशर का ऐसा यूनिट है, ये टॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 14.7 psi यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच। मेरे प्यारे बच्चों, पास पेपर के बड़े ही डेंजर क्वेश्चन, 8 फेल क्वेश्चन बोले, 2 लोग भी हो गए। यार मिलिट्री एग्जाम में रखो, कोई मसला नहीं है। करंट कांस्टेंट टेम्परेचर सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 1520 टॉर, व्हाट शुड बी इट्स न्यू प्रेशर इज चेंज टू 6 एटमॉस्फेयर। यानी कि जब प्रेशर 1520 टॉर था, इसका वॉल्यूम 1 लीटर था, और प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वेल डियर, मैंने एक बात तो बार बार कहता हूँ कि 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर यानी 14.7 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है, और कम से कम 2 एटमॉस्फेयर आपको जरूर याद होना चाहिए कि 1520 टॉर होता है। याद रखो, नहीं तो पछताओगे। मेरे भाई 2 एटमॉस्फेयर दायरे 14 का डबल 28 होता है, और दायरे 14 और 15 के दरमियान ये होता है 29.4। ये भी याद रख लो तो अच्छा है। देखो ना, न्यूमेरिकल में यूज़ हो ही रहा है।
तो एक बात तो तय है कि 1520 टॉर का मतलब है 2 एटमॉस्फेयर, यानी पहले प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, अब 6 हो गया। 2 और 6 में रिलेशन होती है जी हाँ, 2 3 सा 6 होता है। इसका मतलब है बोले तो प्रेशर 3 टाइम बढ़ा, प्रेशर 3 टाइम बढ़ा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को 3 टाइम्स कम होना चाहिए। वॉल्यूम को अगर 3 टाइम्स कम होना चाहिए तो इसका मतलब है वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 लीटर से, हाँ जी 1/3 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा 1/3 लीटर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। ऐसा एक और बड़ा धुआंधार सवाल है, टोटल प्रेशर इन रबर ट्यूब इज 2280 टॉर, व्हाट प्रेशर शोन बाय कॉज 44.1 psi 29.4 psi, यानी कि रिलेशन पूछिए टॉर में और psi में। तो भाई रिलेशन है क्या, एक टॉर एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टॉर 14.7 psi, यानी मैं कह सकता हूँ कि 760 टॉर 14.7 psi के बराबर होते हैं, और 2 एटमॉस्फेयर 1520 टॉर यानी 29.4 psi के बराबर होते हैं। तो अगर वैसे इन दोनों का सम लो ना तो पता है कितना आता, 2280 ही आता, यानी कि 1 और 2 का सम 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो सब बात है, इनका भी सम ले लो जो कि आएगा 44.1। लेकिन बच्चों कुछ बच्चे बहुत टोन होते हैं कैलकुलेशन में, खासतौर पे मेडिकल वाले। तो भाई ये देखो कि एक बात सुनो, 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर का, 60 को भी हटा दो, 7 अगर ध्यान में रखो तो यहाँ शुरू में 22 है, ज़ाहिर है 7 3 सा 21 होता है, लेकिन 7 तो नहीं है ना, 760 के लिए ज़ाहिर है 21 से थोड़ा बड़ा अराउंड, यानी इसका मतलब क्या भाई शायद 3 एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। तो देखो 14.7 का लगा बिटवीन 14 एंड 15, 14 3 सा 42 होता है, 15 3 सा 45 होता है, तो रिजल्ट 42 या 45 के दरमियान में होना चाहिए PSI में। तो मेरे भाई ऐसा कोई ऑप्शन है जी, एक ही ऑप्शन है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं मेरी, इनसे ये काम तुम लोग कर सकते हो। बेटा एक और सवाल आया था, प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.40 mQ, कह रहे हैं जब प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर हो गया तो वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, हाफ होगा। 22.4 का हाफ होता है 11.2 DM3, यही आपका आंसर हो जाएगा। Sample of hydrogen gas occupy a volume of 13.6 DM3 at STP. What will be its volume at 95 torr and 0 डिग्री। STP बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर देखें बार बार ज़रूरत पड़ती है, इसके बराबर होता है 760 टॉर, यानी 760 टॉर पे वॉल्यूम 13.6 था, तो 95 टॉर पे क्यों कितना होगा, क्योंकि देखो टेम्परेचर तो 0 ही रहा, वो चेंज नहीं होगा। अब 95 में और 760 में क्या रिलेशन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 95 की जगह ये 100 होता है, तो 100 8 ज़ा 800, ऑब्वियस सी बात है 95 8 ज़ा 760 होता है, नहीं भी पता टेंशन ना लो, थोड़ी सी अब दिमाग तो इस्तेमाल करो कि तकरीबन 8 टाइम्स का फ़र्क है, वैसे एक्यूरेट 8 टाइम्स का, लेकिन ये एक नज़र देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए अगर अकल है तो, ठीक है, क्योंकि 100 8 ज़ा 800 होता है, तो 8 टाइम्स जो है ये क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कम हो गया, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम शुरू में कितना था, 13.6 था, तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 13 6 ज़ा 78 होता है, तो 81 तो नहीं हो सकता, 13 8 ज़ा 104 होता है, तो चूँकि 13 नहीं 13.6 है, इसलिए 104 से ज़्यादा होना चाहिए अराउंड, और साफ दिख रहा है कि 108.8 के करीब आ जाएगा। तो देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस के पंगे वंगे इसमें बहुत होते हैं, और आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें प्रैक्टिस में कराता रहूँगा, ठीक है जी। रस वाले नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 8.21 एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 2.9 लीटर आर। वही मशहूर ज़माना PV इक्वल टू NRT, क्या जी लगाएंगे हम, प्रेशर बोले तो 8.21, क्या जी, वॉल्यूम 2.9 लीटर, चलें जी नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 17 डिग्री है, 273 प्लस करोगे 290 हो जाएगा।
अब वेल यार देखो थोड़ा सा कुछ दिख रहा है मिलता जुलता, जी हाँ बिल्कुल मिलता जुलता दिख रहा है, क्योंकि अगर ये मैं डेसिमल को यहाँ लाता हूँ 8.21, ठीक है, देखो यहाँ अगर कहीं डेसिमल नहीं होता नंबर में तो आखिर में होता है। ये काम हम मैथ्स में कर सकते हैं भाई, देखो सारे काम कर सकते हैं। इस डेसिमल को अगर इधर खिसकाएंगे, ठीक है, तो ये डेसिमल इधर खिसकेगा, एक ही बात है। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि मैं डेसिमल को 2 नंबर इधर खिसकाता हूँ तो ये 2 नंबर इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ ये 8.21 बन जाएगा और ये 2.9 बन जाएगा। देखो ना, अब ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों चीज़ें। जी हाँ, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आंसर इसका हो जाएगा 1 मोल। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम कहते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अच्छा, क्या कांस्टेंट रखते हैं, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट और किस प्रोसेस में होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत आती है। ये चार्ल्स लॉ का एनालॉगी क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब देखो यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, एज्यूम ये किया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है टेम्परेचर वॉल्यूम कह के -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, एक्यूरेट वैल्यू -273.16 में वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो देखो सबसे जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो हीलियम का है -259 तो -273 हम ये कहते हैं कि वो टेम्परेचर है जब तक कोई गैस नहीं रहेगी, उससे पहले लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। फार्मूला हो जाता है चार्ल्स लॉ का V1/T1 = V2/T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो V1T2 = V2T1। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर हाफ तो वॉल्यूम हाफ। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेपर का सवाल बड़ा अच्छा, टेम्परेचर 273 केल्विन है, वॉल्यूम 22.4 dm³ है, और कह रहे हैं अगर हम चाह रहे हैं कि वॉल्यूम हमारा 44.8 dm³ हो जाए तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो वेल देखो बड़ी सिंपल सी बात है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। 22.4 का डबल होता है 44.8। वॉल्यूम अगर हमें डबल करनी है तो टेम्परेचर भी डबल करना पड़ता है। तो 273 का डबल होता है 546 केल्विन। अब मैं बार बार इसको याद करने को कहता हूँ, एग्जाम में बहुत पूछते हैं क्या 273 का डबल, जो कि क्या होता है 546। मुझे क्यों एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ाना पसंद है, क्योंकि यार मज़ा आता है मुझे। मेरे ट्रिक्स टेक्निक सब यहाँ यूज़ होती है। आई जो क्वेश्चन फॉर अ गैस मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, एक एक वर्ड को देखो। फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर मे बी ऑब्जर्व well 0 degree and 1 atmosphere, 100 degree centigrade and 2 atmosphere, -100 degree centigrade and 2 atmosphere, -100 degree centigrade and 5 atmosphere. So there ये तब डेविएट करेगा जब टेम्परेचर ज़्यादा लो होगा और प्रेशर ज़्यादा हाई होगा। यहाँ तो देखो 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर, ये तो बहुत हो गया टेम्परेचर। हाँ जी, यहाँ दोनों जगह पे टेम्परेचर बहुत लो है। मैंने क्या कहा, रेल गैस मैक्सिमम डेविएशन आइडियल बिहेवियर से करता है जब लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। हाँ, इन दोनों में टेम्परेचर -100 है, लेकिन लो टेम्परेचर और साथ साथ हाई प्रेशर। तो इन दोनों में हाई प्रेशर किस में, ये नीचे वाले ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वेरी वेरी टेक्निकल एमसीक्यू। ओके प्यारे बच्चों, बहुत अहम चीज़ कह रहे हैं, रेल गैस इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो वेल ये आखिर है क्या, रेल और आइडियल गैस। जो हकीकत में गैस होती है वो रेल गैस होती है। देखिए जितने लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डेल्टन लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये कब फॉलो करती हैं गैसेस यूजुअली, जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो। आइडियल गैस हम उसको तस्वुर करते हैं जो कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भी गैस लो को ओबे करते हैं। रियलिटी में कोई गैस ऐसी नहीं होती। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनमें हैज़ कम्पेयर टू बाकी गैसों के आइडियल बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा होता है नोबल गैसों में। तो भाई जब रेल गैस की हम बात करते हैं तो रेल गैस वो होगी
जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे गैस लॉ से क्या कर जाएंगी, डेविएट कर जाएंगी। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, बात यही तो हो रही है, ए रेल गैस इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव नॉन आइडियली। रेल गैस कब अपने बिहेवियर से आगे बढ़ जाएगी, तो देखो बिहेव तो कब करेगी आइडियल, जब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो। लेकिन जहाँ लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, रेल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करेगी। तो यानी यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। दोबारा समझ लो, रेल गैस जब तक प्रेशर लो हो टेम्परेचर हाई हो कैसे बिहेव कर रही होती है, आइडियली। यहाँ बिहेव आइडियली नहीं पूछा, नॉन आइडियली। नॉन आइडियली कब बिहेव करने लगती है, जब टेम्परेचर लो हो जाए और प्रेशर हाई हो जाए। इसका और ख्याल रखो कि 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, Hg यानी मरकरी, और ये 14.7 है पॉन्ड पर स्क्वायर इंच, और यही एटमॉस्फेयर 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। 1 एटमॉस्फेयर 101300 पास्कल के बराबर भी होता है। ये भी हम कह सकते हैं कि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये बात बड़ी अहम है कि प्रेशर डबल तो वॉल्यूम हाफ, तो अगर प्रेशर हाफ होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल। कुछ एक बड़ी अहम चीज़ होती है आर, पीवी इक्वल टू एनआरटी का आर, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो केमिस्ट्री में इसकी जो वैल्यू यूज़ होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर DMQ पर मोल पर केल्विन, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही दिया हुआ होता है और टॉर्स भी है, तो मैं कहता हूँ एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दो। इसी तरह वॉल्यूम DMQ में। फिजिक्स में यूजुअली हम ये वाले यूनिट यूज़ करते हैं, 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, बेसिकली तो ये होता है। लेकिन जूल आपको पता है चूँकि न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो अगर आप देखो तो आर 8.31 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन के बराबर भी हो जाएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी MCQs आती है कि आर की करेक्ट वैल्यू क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या ऑल ऑफ देम। अब कुछ और वैल्यूज़ भी होती हैं आर की, देखो 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू 8.314 किलो पास्कल यहाँ हो गया, और यहाँ मीटर क्यूब की जाए DM क्यूब हो गया, पर मोल पर केल्विन। और आर की वैल्यू होती है 8.314 मेगा पास्कल CM क्यूब पर मोल पर केल्विन। पर मोल पर केल्विन देखो सब में चलता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आर की वैल्यू 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अच्छा, ये वाली वैल्यू कब यूज़ होती है, ये तब होती है CP - CV इक्वल टू आर, मोलर गैस कांस्टेंट में। और आर की वैल्यू 62.4 लीटर टॉर पर मोल पर केल्विन। सो भी केमिस्ट्री वाले से बेफिक्र हैं, आर की कौन सी वैल्यू यूटिलाइज होगी, ये वाले। इसके बाद देखो बड़ा है मैं एवोगाड्रो लॉ, जो कहता है नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे कि 1 मोल होता है 22.4 DMQ, तो 2 मोल्स क्या हो जाएगा 22.4 का डबल, यानी 44.8 DMQ। और हाफ यानी 0.5 क्या हो जाएगा, देखो 22.4 का हाफ कर दो, यानी जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम, जितने कम मोल्स उतना कम। पर कब बात है, ये वाली कंडीशन है एट STP। अब देखो STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो RTP की जब हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें 1 मोल कितने के बराबर होता है, 24 DMQ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। द टोटल प्रेशर exerted by mixture of non-reacting gases is equal to sum of their individual partial pressure. Total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to sum of their individual partial pressure. किस लॉ की स्टेटमेंट है, एग्जाम में आया था, तो आंसर है ये स्टेटमेंट है डाल्टन्स लॉ। अच्छा देखो, लॉ में सवाल ऐसे ही आता है, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, इवन बायो, लॉ देके पूछते हैं कि ये लॉ है कौन सा। तो ये हो गया डाल्टन लॉ। अब वैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फर्ज करो एक गैस का प्रेशर 100 टॉर है, गैस बी का 200 टॉर है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा,
गैस ए और गैस बी के प्रेशर को सम कर लें। शर्त ये गैस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स 100 प्लस 200 कितना होता है 300। आंसर क्या हो जाएगा 300 टॉर्क। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल आया था, 2 एटमॉस्फेयर कितने टॉर्क के इक्वल होता है। कराची यूनिवर्सिटी में आया था ये सवाल। तो देखो आपको पता होनी चाहिए रिलेशन के एक एटमॉस्फेयर होता है 762। तो 2 के लिए मल्टीप्लाई कर दो 760 से, आंसर हो जाएगा 1520 टॉर्क। ठीक है जी, 1520। इसी तरह नेक्स्ट ईयर इन्होंने पेपर में दिया था हाफ एटमॉस्फेयर कितने टॉर्क के बराबर होता है। तो 760 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 380 टॉर्क। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है 2 एटमॉस्फेयर के कितने टॉर्क और हाफ एटमॉस्फेयर के कितने टॉर्क। तो सीधी सादी बात है, एक एटमॉस्फेयर के 760 टॉर्क है, उसी हिसाब से आंसर हमारा से इस क्वेश्चन को ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन के तहत एक्स और वाई का जो रेशियो होता है वो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एम वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एम एक्स। अब मैथ्स के रूल के तहत इन्होंने एक्स और वाई का रेशियो 3:2 दिया हुआ है और ये जो मास है एक्स का ये 16 है। तो पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो रूट कटेगा या 9/4 हो जाएगा और हमें किसका मास चाहिए y का। तो ये 16 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 16 को 4 से काट दें, 4 बचता है, 4 9s are 36 इज योर आंसर। तो ये होता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए के। सो अकॉर्डिंग टू मैथ्स लॉ अगर दो गैसेज है हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट और सल्फर डाइऑक्साइड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, वो भी स्क्वायर रूट के रिलेशन के हिसाब से। सो सल्फर डाइऑक्साइड का मास 64 है, हीलियम का 4 है। 64 का रूट 8, 4 का रूट 2। 8 और 2 का रेशो क्या होता है 4:1, यानी हीलियम 4 टाइम तेज़ डिफ्यूज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। फिर देख लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो भी स्क्वायर रूट में होती है हमेशा रिलेशनशिप। ग्राम्स लॉ। बहुत प्यारा सवाल पेपर का। रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्स और वाई गैस का कह रहे हैं 3:2 है और इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एक्स इज 16, गैस एक्स का मॉलिक्यूलर वेट 16 है, तो उस सूरत में बताइए कि गैस वाई का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। अब देखो ये इतना सिंपल नहीं होता, रेशो हमेशा स्क्वायर रूट के हिसाब से होता है। और देखो 3:2 है तो x का मास हमेशा अपोजिट साइड पे होगा, x का मास यहाँ, y का मास यहाँ। ठीक है, अब ये x का मास 16 है, y का मास नहीं पता, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। y/16 इक्वल टू 9/4, y यही है 9/4 है, 16 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 4s 36, दिस इज़ योर आंसर। हम देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस x एंड y इज़ 4:1। द मोलिकुलर मास ऑफ गैस x इज़ 10 एटॉमिक मास यूनिट, फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ गैस y। वेल रेशो है 4:1 का और फार्मूला हो जाता है रेशो x और y का my/mx। अब देखो ये वाला जो मास है x का मास 10 है, सो एक बात ध्यान से रखोगे फार्मूले में यही है स्क्वायर रूट, ठीक है, रेशियोज़ में नहीं है। सो ये 4:1। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 16/1 और ये my/10 हो जाएगा और ये 10 उधर जाके 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो my की वैल्यू क्या हो जाएगी 160। 160 क्या बच्चों ग्राम। ओके जी, रेट ऑफ हीलियम और एक गैस अननोन गैस बी का 2:1 दिया और कह रहे हैं इस गैस बी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना। वेल बड़ा ऑसम हो गया है सवाल। सो डियर आप क्या करोगे, यहाँ 2:1 पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी और हीलियम का मास होता है 4। मैथ्स के रूल के तहत 4 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, बी का मास आ जाएगा 16 ग्राम। अब देखो कल कला को एनईडी में तो सवाल इतना सिंपल था,
लेकिन यही सवाल जब नस में दिया था तो उन्होंने कहा था इस गैस का नाम पूछा था। तो ऑप्शन में था मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो ऑफ कोर्स 16 ग्राम किसका मास होता है? मीथेन का। तो आंसर इज मीथेन। किसी इस तरह का सवाल भी आता है कि जैसे कि आपको पार्शियल प्रेशर ड्राई ऑक्सीजन का निकालने को पूछते हैं और मॉइस्ट गैस का दिया हुआ होता है। ये एग्जाम में सवाल आया था। 324 दिया था मॉइस्ट गैस का और कहा था वाटर वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर है वो 24 है। कितना है? 24। तो बड़ी आसान सी बात है, 324 में से 24 माइनस कर दें, 300, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे हलवा सवाल तो कोई नहीं आता, लेकिन आता है तो भाई हर चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि कोई MCQs रहे नहीं आपकी। बड़ा अच्छा सवाल है, विच गैस हैज़ हाईएस्ट प्रेशर, विच हैज़ लोवेस्ट प्रेशर। तो यार फार्मूला होता है PV = nRT। कह रहे सेम कंटेनर में तो V भी सेम हो जाएगा और R तो होता ही सेम है। इसका अलावा प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। और देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। H2 का मास भी 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है? 1 होता है। रफ अंदाजा हो रहा है ना यार। और 0 डिग्री का लेवल 273, साफ दिख रहा है आंसर 273। यहाँ देखो 1 ग्राम डिवाइड 2 से करेंगे क्योंकि H2 है। 273 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने कहा था याद होना चाहिए 546 केल्विन, क्योंकि बहुत यूज होता है। 546 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 273 बचेगा। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो कमी है, खासतौर पे जो भी मैं करा रहा हूँ, काफ़ी दुपट्टे वाली चीज़ें हैं बेसिक। 24 ग्राम O2 डिवाइड 32 एट 0 डिग्री। अब देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 24 और 32 में बड़ा कौन सा है? 32, यानी आंसर 1 से छोटा होगा, यानी ये आंसर लेस देन 273 होगा। अब तक सबसे छोटा आंसर कौन सा है? ये देखते हैं। मीथेन का मास भी 16 होता है, 16 से डिवाइड करेंगे 273 का डबल 546। साफ दिख रहा है इसका आंसर 546 है। ये दो 273 है, ये 273 से छोटा है, 546 है। हाईएस्ट कौन सा होगा? ये। लोवेस्ट कौन सा होगा? ये। आंसर आ गया बच्चों। फॉर्मूला होता है PV = nRT। प्रेशर 22.4 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, टेम्परेचर 2.73 और कह रहे हैं वॉल्यूम कितना होगा। अब देखो एक बात और से सुनो, नंबर ऑफ मोल्स 1, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर 273। याद रखो जब भी नंबर ऑफ मोल्स 1 और टेम्परेचर 273 होगा इस रिलेशन में, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट 22.4 होता है, क्योंकि जब प्रेशर 1 होता है तो वॉल्यूम 22.4 होता है। अब वॉल्यूम 22.4 है तो प्रेशर 22.4 है तो वॉल्यूम 1 होगा। यानी कि अगर कल को ऐसा न्यूमेरिकल आए कि नंबर ऑफ मोल 1 है, टेम्परेचर 273 और P 2.24 दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 22.4 आ रहा है। या ऐसे भी कर सकते हैं, प्रेशर 22.4 वॉल्यूम 1 देके नंबर ऑफ मोल्स पूछ लें, टेम्परेचर 273 तो लाजियात है नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और ट्रिक के R की वैल्यू को मैं 1/12 भी लिख सकता हूँ न्यूमेरिकल में, अगर ज़ाहिर है इतनी आसान वैल्यू ना हो जैसे पहले थी 0.0821। जैसा कि अब ये देखो डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है PM = DRT। एक सवाल था प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था और CH4 की बात कर रहे हैं। CH4 का मास होता है 16 ग्राम, डेंसिटी पूछ रहे हैं, R के लिए होती है 1/12, टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 प्लस करोगे 600 केल्विन हो जाएगा। अब मैथ्स के रूल के तहत 12 और 6 कटेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 30, ये दोनों 0 उधर ले जाके डिवाइड कर दो। 32 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.32। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अहम बात है कैपिलरिटी एक्शन। किसकी बात हो रही है? कैपिलरिटी। इसका मतलब होता है कैपिलरी ट्यूब में या तो वाटर का राइज होना या फॉल होना, ये कैपिलरिटी एक्शन कहलाता है। अब एग्जाम में सवाल आया था, डायग्राम देके पूछा था कि डायग्राम किसकी है। तो मेरे भाई जब ये राइज होता है तो इसका मतलब है वेट लिक्विड है। वेट लिक्विड की एग्जाम्पल क्या है? वाटर। इसी तरह से ये डायग्राम देके पूछा था, ये फॉल हो रहा है, ये लिक्विड है कौन सा? तो ऑफ कोर्स फॉल हो रहा है तो ड्राई लिक्विड, और ड्राई लिक्विड की मुराद क्या होती है? मरकरी। अब फर्ज करें एग्जाम में आप भूल जाते हैं तो फिर मेरी मैजिकल ट्रिक काम आएगी। ये देखें, आप इसको ज़रा डार्क कर लीजिए,
डार करते क्या बन गया W, तो वेट या वाटर। यहाँ डार कर लीजिए तो M यानी कि मरकरी। अब कोहेसिव फोर्स क्या होती है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस में हो कोहेसिव, और लिक्विड के मॉलिक्यूल की वॉल ऑफ कंटेनर से हो तो एडेसिव। तो 3 लिक्विड हैं A B C। लिक्विड A कम फ्लो कर रहा है, B और ज़्यादा, C और ज़्यादा। तो कहा जाता है कि इन तीनों में सबसे विस्कस लिक्विड कौन सा है? तो विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंट इन फ्लो ऑफ लिक्विड। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी उसकी होगी जो सबसे कम बह रहा है, और ए से सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी ए की, फिर बी की, फिर सी की। तो सी जो सबसे ज़्यादा बह रहा है, इसकी क्या चीज़ ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्लूइडिटी का कॉमन यूनिट है पॉइज़ इनवर्स। ये भी आता है एग्जाम में, आया है ठीक है। हाँ, ये अलहदा बात है, विस्कोसिटी का कॉमन यूनिट पॉइज़ है, लेकिन ऐसा ही यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये अलहदा बात है कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेंटीपॉइस। किसके बराबर होता है? सेंटीपॉइस। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है सेंटीपॉइस। और ज़ाहिर है अगर कोई पूछे कि विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 सेंटीपॉइस के। कॉमन यूनिट जो है विस्कोसिटी का पॉइस होगा, और विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल फ्लूइडिटी जिसका यूनिट होगा पॉइस इनवर्स। फाई से जाहिर करते हैं, और विस्कोसिटी को ये ग्रीक लेटर हीटा है, एन से मिलता जुलता है, एन की दुम निकल आती है। तो ये भी बड़ा अहम होता है फैक्टर इफेक्टिंग विस्कोसिटी। आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं? पहले तो एक होती है शेप, एक होती है बड़ी भयंकर सी शेप, ओ भाई आदमी देख कर डर जाए, ये खतरनाक सी। और एक होती है सीधी सादा मासूमाना सी शेप। तो जब भी ये इर्रेगुलर शेप होगी, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? रेगुलर शेप से ज़्यादा होगी। एक और बड़ा अहम फैक्टर होता है साइज़। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और मॉलिक्यूल छोटा होगा विस्कोसिटी कम होगी। फिर एक और बड़ा अहम फैक्टर होता है पोलैरिटी। अब जैसे देखो, HCl में Cl पार्शियल नेगेटिव है, H पार्शियल पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगी ना, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और ब्रोमीन में दोनों पार्ट सेम है, नॉन पोलर है, तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी। और एक और जो सबसे अहम फैक्टर है वो टेम्परेचर। देखो, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज डाउन द विस्कोसिटी वेरी वेरी। ओके डियर, बड़ी अहम बात, एक कहलाती है कोहेसिव फोर्स, एक एडेसिव। पेपर में बहुत आता है। कोहेसिव फोर्स होती है, अब देखो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल की जो आपस की फोर्स है एक दूसरे से, जो अट्रैक्शन है वो कोहेसिव फोर्स, को एक जैसे। और एडेसिव का मतलब है इन्हीं मॉलिक्यूल की फोर्स कंटेनर के साथ, ये कहलाती है एडेसिव फोर्स। तो ये फ़र्क है बिटवीन कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। अब देखो, बड़ी अहम चीज़ होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आखिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाने से लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो, सारी चीज़ें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ाओगे तो चीज़ें बढ़ेंगी सिवाय एक चीज़ की, और वो एक चीज़ है वेपर प्रेशर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाकी मेल्टिंग वॉल्यूम पॉइंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगी, ये बड़ी आती है MCQ सा कि कौन कौन सी चीज़ें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विस्कोसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन ये भी बढ़ेगी। सिर्फ एक चीज़ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाने से कम होगी वो क्या है? वेपर प्रेशर। बड़ा प्यारा सवाल है कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए साइज ऑफ कंटेनर यूज टू कलेक्ट द गैस, ऑप्शन बी है करंट एटमॉस्फेयर प्रेशर, ऑप्शन सी है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन डी है काइंड ऑफ गैस दैट इज़ बीइंग कलेक्टेड। तो भाई वेपर प्रेशर जिस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। सो जी, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। लेकिन आप सुन लीजिए, और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। यानी वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। वैसे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा।
क्योंकि एनर्जी मिलती रहेगी, मॉलिक्यूल एनर्जाइज होते रहेंगे भाई। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, कोलिजन बढ़ा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एनर्जाइज। ज़्यादा वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। गेम से किसी भी बार बार आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कौन सा फैक्टर इंक्रीज होता है, क्या वेपर प्रेशर, क्या विस्कोसिटी, क्या डेंसिटी, क्या सरफेस टेंशन। तो भाई ऑफ कोर्स वेपर प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर देखो बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा, जिसके नतीजे में वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मेरे भाई हीट बढ़ने से याद रखो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी तो हमेशा कम होगी। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे विस्कोसिटी भी डिक्रीज़ होगी और सरफेस टेंशन भी। अब डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। तो मास तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, कीपिंग मास कांस्टेंट। ठीक है, सो मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो सरफेस टेंशन की ये डेफिनेशन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट लाइन, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन एरिया पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट एरिया भी होती है। अच्छा, रिप्रेजेंट तो आप सरफेस टेंशन को गैमा से करो, सिग्मा से करो, बात एक चीज़। अब अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से देखें तो यूनिट न्यूटन पर मीटर एसआई में बनता है, और अगर एनर्जी पर एरिया के हिसाब से देखें पर यूनिट एरिया तो ज़ाहिर एनर्जी का यूनिट जूल्स है और पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जनाब, और यही वजह है कि इसके 4 यूनिट हो जाते हैं। सीजीएस सिस्टम में देखें तो भाई ज़ाहिर है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का यूनिट डाइन, इसको मैं डायन पढ़ता हूँ। ठीक है, डायन पर सेंटीमीटर, अल्लाह मियाँ रहम करे, डायन तो बड़ी ख़तरनाक होती है। और एनर्जी को हम कर देते हैं आर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जैसे कि वेपर प्रेशर के हवाले से आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेपर प्रेशर। नंबर 1, डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर अंडर सिमिलर कंडीशन। नंबर 2, वेपर प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर। नंबर 3, एट एलिवेटेड टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। with impurity boiling point of liquid increases, boiling point shows purity of liquid। तो सारी स्टेटमेंट्स हैं किसके हिसाब से, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से भी, किसके हिसाब से, वेपर प्रेशर के हिसाब से भी। प्यारा सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग हैव एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। देखो एक बात सोच लो, एक ऑप्शन है 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ NH3, एक है 2 ग्राम ऑफ O2 एंड 5 ग्राम ऑफ CO2। पहले गौर से समझो, 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है आइडियल कंडीशन, और आइडियल कंडीशन पे PV = nRT के तहत नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए भाई। तो मेरे भाई पहले वाला ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है हमारा करेक्ट आंसर है। B नहीं हो सकता क्योंकि 1 मोल नहीं आ रहा। C में भी 1 मोल की कोई कहानी नहीं है। D में भी 1 मोल की कहानी नहीं है। E में भी 1 मोल की कहानी नहीं है। ठीक है जी, तो 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ NH3 ऑफ कोर्स ऑप्शन ए में है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट STP। पोस्टमार्टम करते हुए चलें, 11.2 DMQ का मतलब है 1 मोल, 0.5 मोल, और 32 ग्राम O2 का मतलब है 1 मोल। तो 0.5 मोल और 1 मोल के मॉलिक्यूल कैसे इक्वल हो सकते हैं, नहीं होंगे। बी में देखें 28 ग्राम ऑफ NN2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ भी नहीं हो सकते। 280 cm³ ऑफ CO2 एंड 280 cm³ ऑफ N2, 100%। जब वॉल्यूम सेम है दो गैसेस का, आगे की ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी पेपर नहीं है तो कर लें। 44 ग्राम CO2 का मतलब है 1 मोल, 11.2 DMQ CO2 का मतलब है 0.5 मोल, इक्वल नहीं होंगे। 280 cm³ ऑफ H2 और 180 cm³ ऑफ O2, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए डिफरेंट गैसेस भी हों लेकिन अगर वॉल्यूम सेम है तो फिर मोल भी सेम होंगे, मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। जो मेरी फास्ट ट्रिक्स होती हैं, जो 7 शेप्स होती हैं क्रिस्टल की, ये कैसे आती है, ये लोग बहुत परेशान है। कभी A = B = C होता है, कभी अल्फा बीटा गैमा होता है। चक्कर क्या है, देखो सबसे सिंपल चीज़ तब होगी जब ABC भी इक्वल होगी, अल्फा बीटा गैमा भी इक्वल होगी, ना से आपस में इक्वल बल्कि 90 के इक्वल। ऐसी परफेक्ट चीज़ को हम कहेंगे क्यूब।
अब मेरे इसकी एग्जांपल में जिंक सल्फाइड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, डायमंड भी है। अब जिंक सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड दोनों के दोनों सोचोगे दो डिफरेंट सब्सटेंस है, सेम शेप। दो डिफरेंट सब्सटेंस सेम शेप आइसोमॉर्फस कहलाते हैं, दूसरे फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म। क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। सी फॉर केमिकल, पी फॉर फिजिकल। तो आखिर सेम होगा क्या? बिल्कुल ये एक चीज़ सेम होती है और वो है एम्पेरिकल फॉर्म। और से देखो, एक जिंक, एक सल्फाइड, एक सोडियम, एक क्लोराइड। ये भी एमसीक्यूज आ चुकी है कि भाई क्यूब वाले जो होते हैं उनका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो 1:1 यूजुअली जिंक सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड इसकी। ओके, एक बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं जिनके दोनों ट्राइगोनल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, ट्राई। फिर तीन की बात हो रही है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल। लेकिन भाई यहाँ क्यूब में भी यही था, लेकिन एक फ़र्क है, क्यूब में तीनों एंगल ना से आपस में इक्वल थे, 90 के भी इक्वल थे, या 90 के इक्वल नहीं थे, ठीक है, 90 के इक्वल नहीं थे। एग्जाम्पल में देखो KNO3 AgNO3, KNO3 और AgNO3 रेशियो क्या होगा? 1:1:3। एक पोटेशियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। एक सिल्वर, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। और एक होता है ऑर्थोरॉम्बिक, तीनों एंगल इक्वल 90 के, तीनों साइड एन इक्वल। फेरस सल्फेट .7H2, जिंक सल्फेट .7H2। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? 1:1:4, 1:1:4। यही आंसर है। इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू गैमा, डज नॉट इक्वल टू 90। तो जब तीनों साइडें बराबर ना, तीनों एंगल बराबर, यानी तीनों साइडें भी बीमार और तीनों एंगल पे बीमार। अल्फा मियाँ इतना बड़ा बीमार, तो बच्चों बीमार आदमी को कहाँ भेजते हैं? क्लिनिक भेजते हैं। और जब तीनों चीज़ें बीमार हो तो 3 for ट्राई, कहाँ भेजेंगे? ट्राई क्लिनिक। अब सब कुछ बीमार है, सही होने का कोई चांस नहीं है, तो मेरे भाई क्या दे देंगे? कॉपर सल्फेट 5H2, यानी इसकी एग्जाम्पल हो गई कॉपर सल्फेट 5H2। अब आते हैं निस्बतन कम बीमार है, तीनों साइडें तो इसकी भी बीमार है, लेकिन दो एंगल सही है अल्फा और गैमा 90 के। एक एंगल सर बीमार है, कौन सा? बीटा, जो 90 के इक्वल नहीं है। क्लिनिक तो अभी भी भेजेंगे क्योंकि बीमार है, लेकिन कौन सी क्लिनिक? मोनो क्लिनिक, क्योंकि एक बीमारी है, मोनो के लिए एक तरह से होता है। अब चूंकि एक बीमारी है तो हो सकता है केन शुगर पिलाने से सही हो जाए, तो मोनो क्लिनिक की एग्जाम्पल केन शुगर। लेकिन हो सकता है ना भी सही हो, तो इसकी एक और एग्जाम्पल भी होती है, वही जो ट्राई क्लिनिक की थी, यानी कॉपर सल्फेट .5H2। नहीं सही होगा तो ऐसे भी दर्द नहीं है मेरे भाई। और से सोचो, कॉपर सल्फेट .5H2 ट्राई क्लिनिक की भी एग्जाम्पल, मोनो क्लिनिक की भी। एक सब्सटेंस ज़्यादा शेप क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फस, यानी कॉपर सल्फेट .5H2 गया होगा पॉलीमॉर्फस। और पॉलीमॉर्फस जो होते हैं तो या तक इनकी आपस में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ फिजिकल चेंज होती है। इस बात को जहन में रखना बहुत इम्पोर्टेंट। गोनल, दो गोनल की बात कर रहे हैं। नाम गोनल है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, A = B डज नॉट इक्वल टू C, A = B डज नॉट इक्वल टू C, ठीक है जी, दोनों ही गोनल है। लेकिन अल्फा = बीटा = 90, अल्फा = बीटा = 90 दोनों में, ठीक है भाई। तो यहाँ तक ये बात सेम होगी। अब और क्या चीज़ होगी इसमें? जो कुछ तो फर्क होगा, इसमें गैमा भी 90 है और इसमें गैमा 120 है, तो 120 बड़ा होता है, 90 120 बड़ा होता है। तो इस साइड में हेक्सागोनल, यानी 6 साइड वाला ये हो जाएगा टेट्रा। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। अब देखो SnO2 वाइट एग्जाम्पल टेट्रागोनल की, हेक्सागोनल की ग्रेफाइट तो बहुत ही मशहूर है। और दूसरी कौन है? SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सातों डायग्राम, इन पर MCQ ज़रूर आती है।
आयनिक सॉलिड की बात करने से पहले बता दूं कि सॉलिड्स की टाइप्स भी दो तरह से होती है। एक होती है ऑन बेसिस ऑफ फोर्सेस, तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ऑन बेसिस ऑफ फोर्सेस। पहले कहलाते हैं आयनिक सॉलिड, इनका बेसिक यूनिट आयन होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। जैसे कि अब देखो सोडियम है, इसके 6 साइडों पे क्लोराइड यानी नेगेटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। सोडियम क्लोराइड समेत सारे सॉल्ट इनमें होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक कहलाते हैं कोवेलेंट, जिनका बेसिक यूनिट एटम होता है, कोवेलेंट सॉलिड्स और कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए होते हैं लाइक डायमंड ग्रेफाइट। एक कहलाते हैं मेटलिक सॉलिड, जिनका बेसिक यूनिट मेटल और आयन होता है और आयनिक फोर्स होती हैं। अब जैसे कि देखो आयरन है, इसके चारों तरफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे। और लास्ट कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल या एटम हो सकता है। अब देखिए अगर नोबल गैसेस हैं तो एटम होंगे और मॉलिक्यूल होंगे तो कौन कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थेलीन, आयोडीन, कैम्फोर, जो इनमें सप्लीमेशन की प्रॉपर्टी होती है। मैंने आपको बताया था सॉलिड से डायरेक्ट गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना। और फोर्सेस होती हैं वंडर वॉल फोर्सेस, डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी वीक फोर्सेस इनके दरमियान में पाई जाती है। बड़ा प्यारी डेफिनेशन है, फिनोमेना ऑफ शोइंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है जी, इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। Amorphous substances are said to be isotropic where the properties such as thermal conductivity, electrical conductivity, mechanical strength, refractive index are all in कंडीशन। देखें यानी कि अगर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये चार, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम हो तो आइसोट्रॉपी, लेकिन अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो एनाइसोट्रॉपी। फिनोमेना ऑफ शोइंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। Crystalline substances are said to be anisotropic where the properties such as thermal conductivity, electrical conductivity, mechanical strength, refractive index are different in different direction of crystal। इसको बहुत डिटेल में हम देख सकते हैं कि ये पहली बात तो देखो 7 टाइप्स जो क्रिस्टल की हैं वो अकॉर्डिंग टू शेप हैं और 4 टाइप अकॉर्डिंग टू फोर्स हैं, जिनमें सबसे पहले होता है आयन, यानी कि ये होते हैं कैटाइन प्लस एनाइन, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। और कुछ ये ऐसा काम होता है कि हर पॉजिटिव आयन के 6 तरफ एनाइन, हर एनाइन के 6 तरफ पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनमें और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। कंडक्टर होते हैं एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में और बड़ा ब्रिटल होते हैं। किन की बात डिटेल में कर रहा हूँ मैं, आयनिक सॉलिड। जो एक कहलाते हैं मेटलिक। मेटलिक का की मैंने बात बता रहा हूँ बहुत डिटेल में। आपके दरमियान में कैटाइन यानी आयन होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का कैटाइन मौजूद होगा और चारों तरफ क्या होंगे, ये चारों तरफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सारे मेटल इसकी मिसाल में आ जाएंगे। मेटलिक बॉन्ड फोर्स होगी मेटलिक बॉन्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। अब देखो लस्ट्रस होते हैं बड़े, लच्छेदार, लच्छा लस्ट्रस। ध्यान में रखो, मेलिएबल जिनसे शीट बन जाए, डुक्टाइल जिनसे वायर बन जाए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ HNE यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक वाले तो मोल्टन स्टेट में होते हैं ना, ये हर वक्त होते हैं गुड कंडक्टर और बड़े हार्ड होते हैं भाई, ज़ाहिर है मेटल है तो हार्ड हो। इसके बाद कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड को अपन डिटेल में डिस्कस कर लें। मॉलिक्यूल और एटम बेसिक यूनिट होता है और फोर्स तो बहुत वीक होती है इनमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह फोर्स। इसके बजाय अब क्या होती है, डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, वेरी वेरी वंडर वॉल फोर्स। अब देखो मॉलिक्यूल्स की सूरत में ये कब होंगे, जब ये शुगर, ग्लूकोज, मॉलिक्यूल बेसिक यूनिट कब होगा, जब ये शुगर, ग्लूकोज, ड्राई आइज से मुराद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा आइज में भी ये होता है S8I2। इस सूरत में इनका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल होगा। अब बेसिक यूनिट एटम कब होगा, जब ये नोबल गैसेस हो, यानी हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही आते हैं, ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है भाई। में सवाल आया था विच ऑफ फॉलोइंग इज क्रिस्टल सॉलिड। ऑप्शन ए में था शुगर, बी में था डायमंड, सी में था लिथियम कार्बाइड एंड बोरॉन नाइट्राइड, डी में था ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। बस फ़र्क ये है कि शुगर जो है
ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। और ये तीनों डायमंड, लिथियम कार्बाइड और बोरॉन नाइट्राइड, ये तीनों कहलाते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल। दोबारा सुन लीजिए, शुगर है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, क्योंकि कल को एमसीक्यूज ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से बताओ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कौन सा है, तो शुगर। या इनमें से कौन से हैं जो कोवेलेंट क्रिस्टल हैं, तो कोवेलेंट क्रिस्टल में डायमंड, लिथियम कार्बाइड और बोरॉन। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, ठीक है, सो इनको जब हम डिटेल में देखते हैं बॉन्ड तो कोवेलेंट ही होगा। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पे ये जो है बड़े हार्ड होते हैं, क्योंकि एग्जांपल में अब देखो डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 नॉन कंडक्टर होते हैं। हाँ, ग्रेफाइट हो जाता है अगर वो पैरेलल परपेंडिकुलर हो। देखो, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ज़्यादातर एग्जाम्पल ग्रेफाइट में ज़ाहिर चेंज है, ज़्यादातर नॉन कंडक्टर्स होते हैं ये कह लो, और ज़्यादातर वेरी हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। डायमंड का तो 3500 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमंड का ही सबसे ज़्यादा होता है 3.5। बार बार हर MCAT कैट में आया हुआ सवाल, कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन टाइम से 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। इसको सोते जागते याद रखिए। विस्कोसिटी हमें अच्छी तरह पता है कि लिक्विड के बहने में जो रुकावट है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो स्लो बहेगा, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो ज़्यादा बहेगा। तो वाटर और HF में किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो मेरे भाई विस्कोसिटी एक चीज़ पे और डिपेंड करती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर एवरेजली 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में एवरेजली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यही वजह है कि वाटर की विस्कोसिटी HF से ज़्यादा हो। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs आई थी कि वाटर की विस्कोसिटी HF से ज़्यादा होगी, इक्वल होगी, लेस होगी, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। एंड रीज़न कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे। अच्छा सवाल आ जाता है कि इन तीनों में किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। दिस इज़ नॉर्मल पेंटेन, 5 कार्बन एक ब्रांच के साथ आइसोपेंटेन, 5 ही कार्बन 2 ब्रांचों के साथ नियोपेंटेन। तो हैं तो 5 कार्बन, लेकिन विस्कोसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ ब्रांचेस पे। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इनमें यहाँ 2 ब्रांचेस, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी इसकी, फिर इसकी, और सबसे कम विस्कोसिटी इसकी, जो स्ट्रेट चेन है जिसमें कोई ब्रांच। इसको बहुत डिटेल में हम देख सकते हैं कि ये पहली बात तो देखो 7 टाइप्स जो क्रिस्टल की हैं वो अकॉर्डिंग टू शेप है, और 4 टाइप अकॉर्डिंग टू फोर्स है, जिनमें सबसे पहले होता है आयन, यानी कि ये होते हैं कैटाइन प्लस एनाइन, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। और कुछ ये ऐसा काम होता है कि हर पॉजिटिव आयन के 6 तरफ एनाइन, हर एनाइन के 6 तरफ पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनमें, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। कंडक्टर होते हैं एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, और बड़ा ब्रिटल होते हैं। किन की बात डिटेल में कर रहा हूँ मैं, आयनिक सॉलिड। देखो, ये टॉपिक इज बहुत इम्पोर्टेंट, पेपर में इस पर बहुत MCQs आती है। आइसोमॉर्फिज्म आखिर ये होता क्या है। 2 डिफरेंट सब्सटेंस सेम शेप, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड भी एक क्रिस्टल सॉलिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक क्रिस्टल सॉलिड है। दोनों की शेप क्या होती है, क्यूबिक होती है। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है जी हाँ, इनका एम्पेरिकल फार्मूला देखो, एक सोडियम एक फ्लोराइड 1:1 का रेशो, एक मैग्नीशियम एक ऑक्साइड, इनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। अब ये दोनों क्यूबिक हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट सब्सटेंस सेम शेप, आइसोमॉर्फिज्म फिनोमेना, ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, सिर्फ इनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ना फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। MCQs बहुत आ सकती है कि पहली बात तो ये है कि आइसोमॉर्फिज्म में क्या चीज़ सेम होती है, एम्पेरिकल फार्मूला, ना केमिकल प्रॉपर्टी ना फिजिकल प्रॉपर्टी। NaF और MgO दोनों की शेप क्यूबिक है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं। और CaCO3 और NaNO3 इन दोनों की शेप कॉमन है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम एक कार्बन 3 ऑक्सीजन,
सोडियम में एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, दोनों कहलाएंगे क्या? ट्राइगोनल। क्या कहलाते हैं? ट्राइगोनल। और फिनोमेना ये कहलाएगा आइसो। बेटा पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये उल्टी बात है, एक सब्सटेंस दो डिफरेंट शेप, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की दो शेप होती है, एक कैल्साइट, एक शेप में कहलाता है एरागोनाइट। यानी दो टाइप के कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, एक कहलाता है कैल्साइट जिसकी शेप होती है ट्राइगोनल, और एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है एरागोनाइट जिसकी शेप होती है ऑर्थोरोम्बिक। अब एक सब्सटेंस है, शेप डिफरेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब की दफ़ा सिमिलर होंगी लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। अच्छा, इसके बाद आइसोमॉर्फिज्म में से एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि पूछ लेते हैं क्यूबिक की एग्जाम्पल, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल शेप। तो इस एग्जाम्पल में NaCl, जिंक सल्फेट और डायमंड आते हैं। अब देखो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम एक क्लोराइड, एम्पेरिकल फार्मूला 1 है, 1:1। जिंक सल्फाइड में भी एक जिंक एक सल्फाइड। फिर आती है टेट्रागोनल की एग्जाम्पल में SnO2 वाइट, बेरियम सल्फेट डॉट 4H2O, ऑर्थोरोम्पिक में FeSO4.7H2O, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O और KNO3। ये आता है ऑर्थोरोम्पिक में। टेट्रागोनल को देखो रम्पोहेड्रल भी कहते हैं, MCQ तो यही बहुत है हमें। इसकी एग्जाम्पल में कैल्साइड, KNO3, AgNO3 और आइस। KNO3 दोनों में आता है, ऑर्थोरोम्पिक में भी ट्राइगोनल में भी, तो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। हेक्सागोनल की एग्जाम्पल में ग्रेफाइट, स्नोफ्लैक्स, क्वार्ट्ज यानी SiO2। मोनोक्लिनिक की एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, केन शुगर। और ट्राइक्लिनिक में कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 और K2Cr2O7 शामिल है। बच्चों, एटॉमिक क्रिस्टल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये दाऊद के टेस्ट का आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए था हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लस्टर, ऑप्शन बी था इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी था मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी बोले तो शीट्स बनाना, ड्राइंग इनटू शीट्स, और डक्टिलिटी ड्रॉन इनटू वायर। ऑप्शन है लास्ट ऑल ऑफ द अबव। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, आयनिक क्रिस्टल आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन ए, बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट हैज़ वेल इन मोल्टन फॉर्म, ब्रिटलनेस एंड हार्डनेस, और एक है इनफाइनाइट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल until it is broken or is stopped from growing। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है। और अक्सर देखें ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ही होते हैं, जिनमें मल्टीपल स्टेटमेंट है ज़्यादातर, पर हमेशा नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखें, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखो बेटा, एक स्टूडेंट ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है उन्होंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मैंने कहा था बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल प्रेशर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब पार्शियल प्रेशर एक बार निकालना था कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल प्रेशर दिया था 1200 टॉर और नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के एक दिए हैं। क्या हम इससे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, हमें तो चाहिए होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स से मुराद ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का अगर सवाल है तो गैस लाजमी बात है एक से ज़्यादा होगी, कोई दूसरी गैस भी तो होगी, आखिर वो दूसरी गैस होगी कहाँ? तो भाई ये दिया हुआ है MnH3 यानी कि अमोनिया, इसके दिए में 2 मोल्स। टोटल मोल्स में 1 मोल NO2 का आएगा, 2 मोल अमोनिया के आएंगे। तो मेरे भाई जब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऊपर 1 नीचे 1 + 2 3, ये 1200 जो इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 400। क्या इसी तरह हम NH3 का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ज़रा खुद निकालिए आप लोग। अच्छा चले, कंटेनर विद 2 गैसेस इज हीलियम एंड आर्गोन इज 35.5% ऑफ हीलियम, यानी जो हीलियम का परसेंटेज है वो 35.5। अब सोचो कि आर्गोन का कितना हो। जो क्यूरीज बच्चे भिजवाते हैं भाई मैं सब सॉल्व करवाता हूँ ताकि अच्छी तैयारी हो जाए। 62 यार, फिर कह रहे हैं इफ टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज 14 एटमॉस्फेयर, तो हीलियम और आर्गोन का कितना होगा? देखो टोटल 14, जितनी इनकी परसेंटेज होगी उसी के हिसाब से होगा। तो और अगर ये 66.66 होता और तो ये 33.33 होता तो बड़ा आसान था। इसकी
2 पार्ट इसके होते हैं, 1 पार्ट इसके होते हैं, ये बड़ी कॉमन थिंग है। तो ज़ाहिर है हम 14 का 1/3 निकाल लेते हैं। 1/3 जो हम इसका निकालते हैं वो आता 4.66, 4.66 का डबल 9.33 आ जाता है। लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं, ये 6166 से थोड़ा सा कम है और ये 35.2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 33 मान से। तो इसका मतलब ये है कि जो रिज़ल्ट है ये थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, 4.8 के आसपास या 4.9 के, और ये 9.1 के। ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं, ज़ाहिर है उन्हीं ऑप्शन में से हम टिक कर लेंगे, ये रिज़ल्ट इस तरह से बनेगा। देख लीजिएगा, जो भी इससे थोड़ा ज़्यादा हो ऑप्शन और इससे थोड़ा कम, वो वाले हमारे आंसर हो जाएंगे। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, अच्छे सवाल दे रहे हैं बच्चे, आप भी देख बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं। कुछ ही बच्चे सवाल पूछते हैं मुझसे, when n is 5.6 ग्राम, अच्छा जी, नाइट्रोजन 5.6 ग्राम in NO2, the number of moles of NO2, okay, नाइट्रोजन का मास 14 है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है मेरे भाई, O2 का मास मिला के 32 है। अब सिंपल सी बात है यार कि हमारे पास NO2 का ऐसे मोलिकुलर वेट टोटल कितना होता है, 46 होता है। अगर NO2 पूरा कितना होता है 46, तो उसके अंदर 14 ग्राम क्या होते हैं नाइट्रोजन के, 32 ग्राम किसके होते हैं, किसके होंगे मेरे भाई, ऑक्सीजन के। लेकिन 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 ऐसा है नहीं, यहाँ 14 की जगह 5.6 ग्राम है, यानी कि अगर एक्यूरेट 14 ग्राम होते तो मैं कहता NO2 1 मोल है। अच्छा जी, 14 का आधा कितना होता है 7, अगर 7 दिया हुआ होता तो मैं कहता 0.5 मोल है। ये 7 भी नहीं है, 7 से कम है बट थोड़ा सा कम, तो एक्यूरेटली 0.5 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन है आंसर 0.4, ऐसे पकड़ेंगे।